हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न वर्स एकेडमी, जहां इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना बहुत आसान है और स्मार्ट एंड फोकस्ड वे में। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बीए फोर्थ सेमेस्टर सीयू इंग्लिश मेजर माइनर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर पेपर के एग्जाम के लिए सुपर यूजफुल है। अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन से टॉपिक्स पे फोकस करें, क्या रिवाइज करें, तो ये वीडियो आपके लिए एक क्लियर गाइड बनेगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करूँगी और पर पेपर 149 रुपीज़ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डिस्कशन करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो जो हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू बिगिन विथ आवर डीएससी पेपर्स। दिस इज ऑल अबाउट इंग्लिश मेजर। इंग्लिश मेजर की पेपर है। डीएससी 5 के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। हमें पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। मैं अपने आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो, और अगर पता है तो मैं क्वेश्चंस यहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो देखिए, थ्रू द लुकिंग ग्लास में आप लोगों को 75 मार्क्स का पेपर होने वाला है। आपको पता है 75 मार्क्स पेपर में आपका 60 मार्क्स तो लॉन्ग क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 15 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस रहने वाले। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे, इसमें से अब ये ऐसा होगा कि जैसे थ्रू द लुकिंग ग्लास हर एक टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से कोई आपको एक करना होगा। जैसे देखिए, थ्रू द लुकिंग ग्लास में आपको करना पड़ेगा हाउ अप्रोप्रिएट इज द टाइटल ऑफ कैरॉल्स नोवेल थ्रू द लुकिंग ग्लास। तो आपको क्या बताना है थ्रू द लुकिंग ग्लास में? कैरल की जो राइटिंग है, जो फेमस नोवेल है थ्रू द लुकिंग ग्लास, उसकी टाइटल की सिग्निफिकेंस बताइए। ये आपको किस हद तक लगता है कि ये टाइटल सूट करता है? डिस्कस थ्रू द लुकिंग ग्लास एज अ क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। क्या ये एक विक्टोरियन सोसाइटी को दर्शाती है? क्या उसमें दिखाता है विक्टोरियन सोसाइटी को? तो आपको ये लिखना होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, कंसिडर कैरल्स थ्रू द लुकिंग ग्लास एज अ स्टोरी ऑफ ग्रोइंग अप। क्या ये स्टोरी आपको लगता है एक ग्रोन अप स्टोरी है, जहाँ पे एक लड़की एलिस जो बच्ची से एक बड़ी एडल्ट वुमेन होती है? Assess Lewis Carroll's combination of realism and fantasy in the novel। तो आप ये बताओ कैसे ये कहानी में रियलिज्म, रियलिस्टिक और फैंटेसी वर्ल्ड को दिखाई गई है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, कंसिडर कैरल्स थ्रू द लुकिंग ग्लास एज एन elaborate social satire। Do you think that it is a social satire or not? What do you consider? Describe the feature of fantasy world as a found in Carol's novel Through the Looking Glass। कैरल की नोवेल थ्रू द लुकिंग ग्लास से आप ये बताइए, क्या ये एक फैंटेसी नोवेल की फीचर्स को दिखाती है कि नहीं? तो एक फैंटेसी वर्ल्ड की फीचर्स किस तरह से होती है? आपको भी पता है कि उसमें कोई भी चीज़ रियलिस्टिक नहीं होगी, एनिमल्स बात नहीं करेंगे। और थ्रू द लुकिंग ग्लास में हम क्या देखते हैं? जो भी चीज़ है, ये जो वर्ल्ड है, ये पूरी वर्ल्ड पूरा रिवर्स में जा रहा है, पूरा बैकवर्ड है। तो ऑब्वियसली पहले ही इसके नेम से ही कहीं ना कहीं हमें लग रहा है थ्रू द लुकिंग ग्लास, एंड इट्स अ आर्काइक वर्ड ऑफ अ मिरर। मतलब ये पुराने जमाने में मिरर को लुकिंग ग्लास कहा जाता था। तो लुकिंग ग्लास के द्वारा कमेंट ऑन द सिंबल्स ऑफ एम्प्लॉयड बाय कैरल इन द नोवेल थ्रू द लुकिंग ग्लास। कैरल ने कौन-कौन से सिंबल्स यूज़ किए हैं इस नोवेल पे, ये आपको बताना होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मिरर वर्ल्ड दैट एलिस ट्रैवल थ्रू इन द नोवेल थ्रू द लुकिंग ग्लास। तो जिस मिरर वर्ल्ड में वो गई थी, उसके बारे में बताओ, द जर्नी के बारे में बताओ। सो इट्स अबाउट एलिस जर्नी फ्रॉम अ चाइल्ड टू अ एडल्ट। It's also about showing a Victorian society, a grown-up society, where realistic and phantasm get emerged in one place. Alice is a person who have the access of both the places, whether it's realistic or whether it's fantasy world। तो ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। मुझे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम या दीदी आप बताइए कि सारा क्वेश्चंस तो प्रिपेयर करना बहुत पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो वर्क कर रहे हैं और उनके लिए ये पेपर बस पास आउट करने लायक जैसे हो। तो आप मैं उन्हें ये कह सकती हूँ, आप 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। 3 क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आपके लिए इनफ है। आपको हर क्वेश्चंस प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। पहला है थ्रू द लुकिंग ग्लास की टाइटल। देखो, कहीं न कहीं टाइटल में आपको बहुत कुछ बताने को मिल जाता है कि ये रियलिज़्म नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, यहाँ पे फैंटेसी ज़्यादा है,
फिर देखो क्वेश्चन नंबर, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 प्रिपेयर कर लोगे ना, तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 वो भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और क्वेश्चन नंबर 8 वो भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप 1 नंबर प्रिपेयर अच्छे से कर लो, ये दिमाग में रख के कि आपको 4, 6 और 8 बाकी आंसर्स नहीं प्रिपेयर करना है, तो बस आपका ये प्रिपरेशन हो जाएगा। अब देखो, अगर आप विक्टोरियन सोसाइटी को करो, अगर आप विक्टोरियन सोसाइटी को प्रिपेयर करते हो, तो क्या होगा, विक्टोरियन सोसाइटी के साथ-साथ आप सोशल सटायर को भी कहीं न कहीं डेवलप कर लोगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक हद तक इंटरडिपेंडेंट है एक-दूसरे पे, ठीक है? फिर देखो, अगर आप ग्रोइंग अप कर लोगे, जो ग्रोइंग अप कहानी है, वो अगर कर लिए, और अगर आप चाहो तो ग्रोइंग अप को कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ एलिस, ये भी आप दिखा सकते हो, कैरेक्टर एनालिसिस एलिस की, ठीक है? तो ये क्वेश्चन उसको फिगर आउट कर लेगा। एंड नाउ व्हाट यू कैन सी दैट द ओनली टू क्वेश्चन ओनली वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग, दैट इज द दैट इज कमेंट ऑन द सिंबल्स एम्प्लॉयड। तो 3-4 क्वेश्चन ही आपको रेडी करना है। एक टाइटल जिसमें आपको रियलिज्म, फैंटेसी वर्ल्ड सब दिखाना होगा। दूसरा विक्टोरियन सोसाइटी, और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टर एनालिसिस या ग्रोइंग अप द स्टोरी। तो ये 3 क्वेश्चंस आप थ्रू द लुकिंग ग्लास में कर सकते हो। अगर आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेनी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी भी बच्चे को नोट्स की चाहिए इस टॉपिक्स पे, तो वो नोट्स भी आप ले सकते हैं। हर पेपर का, जैसे आपका यहाँ पे ऑनर्स मेजर में 4 पेपर है, टीएससी 5, 6, 7, 8, जिस पेपर का भी आपको नोट्स चाहिए होगा, उस पेपर के लिए आपको सिर्फ 149 पे करना होगा। आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएँगे। और अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन आंसर्स चेक करवाने हैं कि हाँ, मैंने ये सही लिखा कि नहीं, आपको गाइड करने के लिए, आपके आंसर्स चेक करने के लिए कोई नहीं है, तो उसके लिए भी आप 59 रुपीज़ पे कर सकते हैं। मैं आपका, और इसके, ये ऐसा नहीं है कि 59 रुपीज़ के लिए आपका हर पेपर के लिए 59 रुपीज़ नहीं, आप 59 रुपीज़ पे करके आपका हर एक क्वेश्चंस, जो भी आपका क्वेरीज़ क्वेश्चंस है, वो पे हो जाएगी। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारी दूसरी टॉपिक है, वो है आबोल-ताबोल। क्योंकि देखिए डीएससी पेपर जो है आपकी, वो पॉप लिटरेचर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको हर तरह के मिलेंगे। आपको ये ब्रिटिश राइटर्स राइटर्स भी मिलेंगे, आपको इंडियन राइटर्स भी मिलने वाले हैं। अब आबोल-ताबोल सुकुमार रे की बहुत फेमस पोएट्री है। इसमें अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, हर बार घुमा के पूछा गया है। तो इससे भी मैं कहूँगी कि 2 आंसर्स अगर आप प्रिपेयर कर लो ना, बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपको वो सारी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। 2 आंसर अच्छे से प्रिपेयर करो कि आपके सारे के सारे 8 क्वेश्चंस को वो कवर अप कर दे। क्यों? क्यों मैं ये बात कह रही हूँ? देखो, अगर आप देखोगे सही से क्वेश्चंस को, द पोएम ऑफ अबुल ताबुल हैव अ सीरियस इंटेंशन बीनीथ द फन एंड द लाफ्टर। यहाँ पे फन और लाफ्टर के अलावा भी इसमें कुछ मैसेज दी जा रही है। तो इसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ एनी 3 पोएम्स ऑफ अबुल ताबुल। कोई भी 3 टाइटल को डिस्कस करो। आप लोगों के इसमें 10 पोएट्रीज़ होंगे। आप कोई भी 3 पोएट्री करो। सारी पोएट्रीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी 3 पोएट्री करो, बहुत है। बाबूराम कर लो, द स्ट्यूमच कर लो, हाँ, बॉम्बा गर्ल्स की जो राजा है वो कर लो। तो आपको हर एक पोएट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3. Comment on the significant features of nonsense rhyme with the reference to आबोल ताबोल। तो देखो, कहीं ना कहीं ये एक नॉनसेंस राइम है। तो आबोल ताबोल मतलब ही होता है नॉनसेंस राइम। आबोल ताबोल बंगाली में कहा जाता है, नॉनसेंस राइम इंग्लिश में। तो व्हाई डू यू कंसीडर इट्स अ नॉनसेंस राइम, आपको तब ये बताना होगा। तो अगर आप कहीं बता दिए कि ये नॉनसेंस राइम है, तो आप ये पहले आप प्रूफ कर दिए कि आबोल-ताबोल एक नॉनसेंस राइम है। नॉनसेंस राइम किसे कहते हैं? ये कब बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था? तो कहीं न कहीं देखोगे कि ये वाली आंसर्स भी आपकी उसके साथ हो जा रही है। सीरियस इंटेंशन beneath the fun and the laughter. Nonsense rhyme बच्चों के लिए है, but as we grow up, while reading in fourth semester, sitting in fourth semester and reading this poem, obviously it's not about only a nonsense thing, but beneath there something poet want to message, give a message. Okay. फिर फोर्थ नंबर देखिए, कंसिडर सुकुमा's रेज आवोल तावोल एज अ सटायर हिडन बीनीथ अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी विथ रेफरेंस टू एनी 2 पोएम्स। तो फिर से देखो,
कहीं न कहीं ये 2 नंबर, 1 नंबर की क्वेश्चन को दर्शा रही कि नहीं, सटायर है कि नहीं? अरे भाई नॉनसेंस राइम को हम अगर प्रूव कर रहे हैं, तो नॉनसेंस राइम में तो हम ये भी ना बताएँगे कि ये नॉनसेंस राइम है नहीं, इसमें एक सटायर है, पोएट इसे एज़ अ सटायर यूज़ किए हैं, तो हुआ? हर बार क्वेश्चन घुमा के पूछा है, लेकिन मतलब तो वो एक ही पूछ रहा है। अगर आप ना सीधे तरीके से पकड़ो या घुमा के पकड़ो। आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पापा का नाम क्या है डायरेक्टली, या आपसे वो पूछ रहे हैं आपके दादाजी का बेटा का नाम क्या है? सेम क्वेश्चंस, ओके? आबोल ताबोल इज मच मोर देन चिल्ड्रंस लिटरेचर। ये चिल्ड्रंस की सिर्फ लिटरेचर नहीं है, इसमें एक सोशल रेलिवेंस है। हुआ सोशल रेलिवेंस एंड डिस्कसिंग अबाउट सोशल सटायर आर द बोथ सेम थिंग, ओके? जस्टिफाई द टाइटल आबोल ताबोल विथ रेफरेंस टू इट्स कंटेंट। हुआ फिर से टाइटल को बताओ, उसके साथ उसके कंटेंट को बताओ। तो ऊपर में आप क्या ही बता रहे थे? टाइटल तो बता ही रहे हो ना, आबोल ताबोल, तो आबोल ताबोल मीन्स नॉनसेंस राइम। इनडायरेक्टली फिर से क्वेश्चन देखो वही पूछा है। Now, question number 7. Awol Tawol is a satire on a contemporary Indian society. एक satire है इंडियन सोसाइटी के लिए। हुआ सोशल सटायर। 4 नंबर एंड 7 नंबर। फिर 8 नंबर देखो, अबोल तबोल बिलोंग्स टू अ जॉनर ऑफ नॉनसेंसिकल वर्स। अब ये नॉनसेंसिकल वर्स डिस्कस एंड क्वेश्चन नंबर 3, द फीचर्स ऑफ नॉनसेंस राइम आर द सेम क्वेश्चंस। Okay, there is nothing. The CU is not asking you something different question. Every time they are asking you the same questions. एक ही क्वेश्चंस वो आपको बार बार पूछ रहे हैं, बस घुमा के पूछ रहे हैं। अब बच्चे क्या होते हैं, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन का क्या आंसर्स लिखे? नहीं, 8 क्वेश्चन का आंसर्स नहीं लिखना है यार, तुम लोग बस 2 ही लिखो ना। 2 ही बहुत काफी है आप लोगों के लिए। अब आ रही है टिंटिन इन तिब्बत। तो देखो, आबोल ताबोल से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे, थ्रू द लुकिंग ग्लास से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे, टिंटिन इन तिब्बत से भी आपको 2 क्वेश्चन ही वो पूछेंगे। अब टिंटिन इन तिब्बत में देखो, फ्रेंडशिप एंड बॉन्डिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ द प्लॉट ऑफ द नोवेल टिंटिन इन तिब्बत। टिंटिन इन तिब्बत में यहाँ पे फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग को दिखाई गई है, ये आपको बताना होगा, डिस्कस। ठीक है? फिर देखो, अब ये फ्रेंडशिप बॉन्डिंग कब है? टिनटिन ने तो अपने दोस्त को बचाने ही गया था ना। वो अपने दोस्त को जो बचाने आ रहा है, कहीं न कहीं ये क्वेश्चन नंबर 5 को मैच कर रहा है। कंसिडर टिनटिन एंड तिब्बत एज़ अ टेल ऑफ रेस्क्यू एंड एक्सपीडिशन। फिर आप अगर देखोगे, कमेंट ऑन द रोल ऑफ येटी इन टिनटिन इन तिब्बत, येटी को बताओ, और कमेंट ऑन द बॉन्डिंग ऑफ बिटवीन मैन एंड नेचर डिपिक्टेड इन द नोवेल। ये हुई सेम क्वेश्चन। फिर देखो, क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ टिनटिन विद रेफरेंस टू द नोवेल। क्रिटिकली एनालाइज करो टिनटिन को, टिनटिन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी होगी। टिनटिन एक डेंजरस जर्नी है एंड एडवेंचर। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा आंसर लिखो आप लोग, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को कवर अप कर सको। कि 1, 4, 5, 6 ये जो क्वेश्चंस है, कहीं ना कहीं देखो, ये आर द थीम्स ऑफ द नोवेल। दीज आर द थीम्स। ये पूछा जाता है एग्जाम में। जो क्वेश्चन आप लोगों की बच रही है, वो है द यूज ऑफ ह्यूमर इन टिनटिन इन तिब्बत। तो तिब्बत में जो ह्यूमर है, वो से किस तरह से दिखाई गई है। और अगर आप देखोगे 2 और 8 को, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। येटी के बारे में बताओ। आप येटी के बारे में बताओगे, तो आप शैंक के बारे में भी बताओगे, किस तरह से उन लोग मिले, उनकी दोस्ती, क्योंकि येटी की तो ज्यादा रोल प्ले हुई नहीं है। तो कहीं न कहीं आप ये भी तो बता रहे हो that it is a the novel is showing all about the bonding and the man and the nature depicted in the novel Tintin in Tibet. Now we are going to our next topic, The Hound of Baskerville. ये कहानी पता है, शर्लॉक होम्स की है, सर आर्थर कैनन डॉयल की लिखी हुई एक डिटेक्टिव नोवेल है। तो ये सीयू ने पहली बार दिया है आप लोगों के सिलेबस में। एंड आप देख सकते हो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अ शर्लॉक होम्स एज प्रेजेंटेड इन द नोवेल। शर्लॉक होम्स में किस तरह से नोवेल में शर्लॉक होम्स की रोल प्ले हुई है, वो बताइए। या आप ये भी कह सकते हो शर्लॉक होम्स और वॉटसन की प्ले रोल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ डॉक्टर वॉटसन इन द इन्वेस्टिगेशन एंड हाउ इज ही बोथ अ नैरेटर एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट। क्योंकि कहानी, चाहे शर्लॉक होम्स की आप कोई भी कहानी पढ़ रहे हो, जो नैरेटर है वो हर वक्त डॉक्टर वॉटसन ही होते हैं।
How does Arthur Conan Doyle create a suspense and the mystery in the novel? Indirectly, you can say it is a detective novel or not. तो ये एक डिटेक्टिव नोवेल है कि नहीं? आप बताओ। सिग्निफिकेंस ऑफ द सेटिंग, सेटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? गुड थीम ऑफ गुड वर्सेस एविल को दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये थीम हो जा रही है, सेटिंग भी थीम में आती ही आती है। हाउ डज कैनन डॉयल यूज द लेजेंड ऑफ द हाउंड टू बिल्ड द टेंशन इन द नोवेल? किस तरह से उन्होंने हाउंड को यूज किया है? और हाउंड ये जो वर्ड है ना, कहीं तो कहीं आप देखना, शर्लक होम्स कहते हैं ये हाउंड वर्ड तुमने यूज क्यों किया? हाउंड एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है ऑफ डॉग, तो आपने हाउंड क्यों यूज किया? ठीक है, ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है इसे, आर्काइक वर्ड कह सकते हो। फिर देखो, एनालाइज द रोल ऑफ स्टेपल्टन इन द नोवेल द हाउंड ऑफ बास्करविल्स। Discuss the Hound of Baskerville as a detective novel. Examine the relationship between Sir Henry Baskerville and the Baskerville family curse. 10th, what is the importance of the title The Hound of Baskerville? एक और क्वेश्चन मैं जो यहाँ लिखना भूल गई हूँ, अभी याद आया रैंडमली। कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द नोवेल। ये आप एक बार कर लेना, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द नोवेल। ये ऑलमोस्ट सेम है, आता है ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो एंडिंग होती है ना डिटेक्टिव नॉवेल्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो आपसे पूछते हैं कि किस तरह से एंडिंग हुई है। डिटेक्टिव नॉवेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो है एंडिंग होना। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैं दी हूँ, जैसे थ्रू द लुकिंग ग्लास। आप लॉन्ग अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना, तो शॉर्ट में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अबोल ताबोल का है, टिंडन इन तिब्बत में है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके। द हाउंड ऑफ बास्करविल्स है। Now we are going to our next paper, that is GSC 6, The Beginnings of the Indian Novel. इसमें भी मैं कहूंगी एक अच्छे से एक आंसर बना लीजिएगा। एक आंसर को आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि डिस्कस द सिग्निफिकेंट एंड द हिस्टोरिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इमर्जेंस ऑफ द इंडियन नोवेल एज एक्सप्लेन बाय मीनाक्षी मुखर्जी। और अब एग्जाम्पल में राजमोहन वाइफ ले सकते हैं। राजमोहन वाइफ आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। According to MM, how did Indian novelists balance tradition and modernity in the early Indian novels? Third, analyze the role of colonial education and the print culture in the development of the Indian novel, as discussed at the beginning of the Indian novel. How does MM, matlab Meenakshi Mukherjee, define the problem of form in early Indian novels? Explain with example. 5 में what were the thematic concerns of earliest Indian novels according to Mukherjee? Discuss with reference to any two early novelists. And the last, critically examine MM views on how the Indian middle class contributed to the birth of Indian novel. फिर देखो, आपका जो दूसरा टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी है, अ ब्राइड फॉर साहिब। डिस्कस द थीम ऑफ कॉलोनियल मिमिक्री। इसमें किस तरह से कॉलोनियल मिमिक्री को यूज की गई है। हाउ डज़ खुशवंत सिंह यूज़ सटायर इन द स्टोरी? सिग्निफिकेंस बताना होगा आपको, टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है। फिर पोर्ट्रेल ऑफ जेंडर रोल्स, पेट्रियार्कल सोसाइटी को बताना मत भूलना, ठीक है? Explore the theme of identity in the story A Bride for Sahib. Examine the role of class and education in the story A Bride for Sahib and compare the contrast character of Mr. Sane and Mrs. Sane in the story. What is the significance of the ending? इसमें जो एंडिंग थी वो क्या आपको दर्शाती है, क्या चीजें आपको दिखाती है, ये आपको बताना होगा। अनदर कम्युनिटी, अगर आप देखोगे तो डिस्कस द थीम ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी अनदर कम्युनिटी, जो आर के नारायण ने लिखी। हाउ डज अनदर कम्युनिटी रिफ्लेक्ट द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया सोशल रियलिटीज? कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। इसकी भी एंडिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल अनदर कम्युनिटी एंड हाउ डज नारायण यूज द सेटिंग टू heighten the story's tension. What techniques does R.K. Narayan use to build suspense in the story? I met to a lady. Discuss the use of romantic elements in Michael Madhusudan Dutt's To a Lady. और आप कह सकते हो हर एक पोइट्री का आप एक आंसर तो जरूर रेडी कर लेना, मास्टर आंसर। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ये बहुत जरूरी होती है। अगर आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन कोई भी पोइट्री की लिख लो ना, इसमें हर एक चीज कवर अप हो जाता है। Analyze the portrayal of human beauty and the grace in To a Lady. How does
Michael Madhusudan Datta blend Indian sensibility and the Western poetic form to a lady. क्योंकि ये एक सोनेट है और इस सोनेट में उन्होंने किया ऐसे वेस्टर्न को और इंडियन की सेंसिबिलिटी दोनों को ब्लेंड करके लिखने की, क्योंकि ये और सबसे बड़ी चीज ये लॉर्ड बायरन के बहुत बड़े लॉर्ड बायरन इनके फेवरेट पोएट हुआ करते थे। इनसे इंस्पायर होके ही इन्होंने ये पोएट्री लिखी थी। फिर देखिए आवर कैशनट ट्री तोरू दत्त की पोएट्री है। एनालाइज आवर कैशनट ट्री एज एन एलिजी, एक दुखद पोइट्री है, ये आपको बतानी होगी, तो कहीं ना कहीं इसकी भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आप प्रैक्टिस कर लेना। कौन कौन से सिंबल्स इसमें यूज किए गए हैं तोरुदत्त की पोइट्री में। हाउ डज तोरुदत्त पोर्ट्रे द थीम ऑफ नॉस्टैल्जिया इन आवर कैशनट ट्री, एग्जामिन द ब्लेंड ऑफ पर्सनल एंड नेशनल आइडेंटिटी इन आवर कैशनट ट्री। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज निजम एजिकल की लिखी हुई पोइट्री है, बहुत अच्छी पोइट्री है। इसमें जर्नी के बारे में बताता है कि इट्स नॉट अबाउट अ डेस्टिनेशन, इट्स ऑलवेज अबाउट द जर्नी। सो डिस्कस एथिकल एज अ एंटरप्राइज एज एन एलिगरी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ को किस तरह से यहाँ पे दिखाई जाती है। Examine the theme of disillusionment in enterprise. Obviously, at the end, when they reach, they ask only one question: what's the use of this adventure? एंटरप्राइज का मतलब ही होता है कि आप एक सफर के लिए निकलते हो, एंड दे ऑल बिगिन देयर जर्नी with a whole lots of enthusiastic आप कह सकते हो, but at the end they don't have a single patience and they don't know the answer that why they end this or why they begin, what's the uh, कौन सा इसके पीछे मकसद है, ये भी इन्हें नहीं पता था कि इन्हें ये जर्नी शुरू क्यों करनी थी और ये एंड कैसे कर, जो एंड हुई इससे हम क्या सीखे, ये इन्हें पता ही नहीं चला। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लाइफ में जो कि जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ना कि डेस्टिनेशन। एंड दिस पोइट्री इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। इसकी भी मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी। इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद है होम इज़ वेयर वी हैव अ टुगेदर ग्रेस। होम वहाँ जहाँ पे हम ये शांति मिलती। तो आपको कैसे कितना हद तक आपको लगता है ये लाइन बहुत सच है? राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएट्री एंटरप्राइज। नाउ एक नोवेल है आपकी कहानी में, दैट इज Rajmohan's wife, Bankim Chandra transformed Matangini in Rajmohan's wife from a wife who suffers to a woman who saves। पहले जो बहुत सफर करती थी, एंड में वही औरत है जो सबको बचाती है। तो आपको लगता है कि ये बात सच है? कितना हद तक ये आपको सच लगती है? राजमोहन्स वाइफ की टाइटल बताओ। कहीं ना कहीं आप राजमोहन्स वाइफ की टाइटल बताओगे तो आपको मातंगिनी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी ही पड़ जाएगी। डिस्कस द पोजीशन ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में वुमेन्स किस तरह से होते थे, ये आपको राजमोहन स्वाइफ में बतानी होंगी। आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, राइटिंग स्टाइल कैसी थी। डिस्कस द डिपिक्शन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम इन राजमोहन स्वाइफ, क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ दिखाई गई है। और सोशल प्रॉब्लम एंड थीम ऑफ मैरिज आर ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क। और सोशल प्रॉब्लम में आपको बहुत सोशल प्रॉब्लम में भी आपको मैरिज, थीम ऑफ मैरिज दिखाना ही होगा। This is all about your DSC 6 paper. If you have guys any type of queries, you can ask me in a comment section. And please don't forget to click the bell icon and like and subscribe our channel. Now we are going to our next topic, that is DSC 7. DSC 7 is all about British poetry. ये पूरी की पूरी पेपर British poetry, जैसे DSC 6 पूरी की पूरी Indian literature पे थी, DSC 7 is all about your British poetry. And you can see, write a critical appreciation of one day I wrote her name। ये आपकी क्वेश्चन सोनेट 75 से पूछ सकती है। क्या 75 आपको लगती है कि एलिजाबेथन सोनेट थे? अगर हाँ तो आपको इसकी रीजन देंगी। एंड प्लीज डोंट बिगिन द आंसर दैट यस we consider sonnet 75 is a Elizabethan sonnet tradition following। No, begin with a third person, always write the answers in third person। थर्ड पर्सन में जितना आंसर लिखोगे टीचर को उतना अच्छा लगेगा। फर्स्ट पर्सन में आंसर्स नहीं लिखे जाते हैं, लिटरेचर में फर्स्ट पर्सन में आंसर्स नहीं लिखे जाते। Now the theme of mortality and the immortality, how the poet depicts the mortality and the immortality. Analyze the structure and the poetic device used in Elizabethan sonnet, that is sonnet 75। Now the second poetry is to his coy mistress। To his coy mistress में आपको बताना होगा, would you consider coy mistress as a successful metaphysical poem? अगर हाँ
तो आपको ये बतानी होगी। व्हाट इज अ मेटाफिजिकल कंसेप्ट? मेटाफिजिकल कंसेप्ट क्या है? एल्यूसिडेट विद अ इंस्टेंस फ्रॉम मार्वल टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। मार्वल की कॉय मिस्ट्रेस में आप बताओ किस तरह से उन्होंने मेटाफिजिकल कंसेप्ट यूज किए। तो अगर आप मेटाफिजिकल पोएम बता रहे हो तो आपको तो तब भी बतानी होगी मेटाफिजिकल कंसेप्ट क्या है। और अगर आप मेटाफिजिकल कंसेप्ट भी लिख रहे हो तो आपको फिर भी बताना होगा मेटाफिजिकल पोएम क्या है। तो बोथ आर द सेम थिंग्स। एनालाइज द थीम ऑफ द टाइम इनटू हिज कॉय मिस्ट्रेस। टू इज कॉन्स्टेंस में जो टाइम की वैल्यू दिखाई गई है, इंपॉर्टेंस दिखाई गई है, उसे आपको बताना है। डिस्कस टू इज कॉन्स्टेंस एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग जहाँ पे स्पीकर बोलते हैं और वहाँ पे मानो कोई बैठा हुआ है और उनकी बात को सुन रहा है। सो यस, इट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड नाउ यू हैव टू गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड यू हैव टू कंपेयर द बोथ द थिंग दैट हाउ मार्वेल depict this thing in his poetry. Marvel's poem to his choir mistress explored the concept of carpe diem in a unique manner. So, theme of time and carpe diem, matlab question number 3 and question number 5 almost are the same questions. Almost. I'm not saying that both are the same question. Almost same question because carpe diem means seize the moment. When you try to seize something. Now the Paradise Lost. Comment on Milton's grand style in Paradise Lost, Book 1. तो पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने किस तरह से ग्रैंड स्टाइल से लिखी है वो आपको बताना है। आपको क्या लगता है? मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। एनालाइज सैटन character in the height of the statement with a reference to Paradise Lost, Book 1. Question number 3. Comment on the invocation in Milton's Paradise Lost, Book 1. अब आपको यहाँ पे invocation muse जो यूज की गई है, एपिक पोइट्री की ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि ये इन्वोकेशन म्यूज यूज करते हैं। डिस्कस बेल्जीबब्स कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। बेल्जीबब की कैरेक्टराइजेशन बताओ। राइट एंड एपिक कन्वेंशन की पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में कौन कौन सी एपिक कन्वेंशंस यूज की गई? मतलब एपिक की जो आप एक कविता महाकाव्य है कब कहोगे? तब जब आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मिल जाएगी। एग्जामिन मिल्टन्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू सैटर्न और बेल्जीबब। मतलब सैटर्न और बेल्जीबब दोनों में से किसी एक की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स करनी होगी। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चंस ऐड अप कर सकते हो कि सैटर्न की स्पीच, ठीक है, कमेंट ऑन द और या और यू कैन से क्रिटिकली कमेंट ऑन सैटर्न स्पीच इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। उन्होंने 7 स्पीच दी थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। Can it be said that Saturn in Paradise Lost Book 1 is an admirable character? अगर क्या आपको लगता है वो एक admirable character है? अगर आपको लगता है तो उसके आंसर्स आपको देने होंगे। And comment on Milton's use of epic similes in Book 1 of Paradise Lost. The Rape of the Lock. फिर देखो, analyze the Rape of the Lock as a satire on the contemporary society. आपको किस तरह से लगती है कि Rape of the Lock जो है वो एक satire है contemporary society की? Discuss Pope's representations follies in the Rape of the Lock. फेमिनाइन फॉलीज जो फेमिनाइन क्वालिटीज को किस तरह से उन्होंने दिखाई है वो बताओ। डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज अ हीरोइक कॉमिकल पोएम। एक ये हीरोइक कॉमिकल पोएम है कि नहीं आपको ये बतानी होगी। क्रिटिकली कमेंट ऑन द पोप्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेलिंडा इन द रेप ऑफ द लॉक। बेलिंडा की कैरेक्टर एनालिसिस आपको करनी होगी। रेप ऑफ द लॉक एज अ बैलेंस्ड क्रिटिक ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी। तो देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो सेम है ऑलमोस्ट। क्या क्या? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछे हैं घुमा फिरा के। ठीक है। डू यू कंसिडर द सुपरनैचुरल मशीनरी यूज्ड इन द पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक? पॉप के रेप ऑफ द लॉक में उन्होंने जो सुपरनैचुरल मशीनरी यूज की है और वो कहाँ से इंस्पायर हुए हैं आपको ये भी बताना होगा कि इसका सोर्सेज क्या है। इसकी सोर्स अच्छे से याद कर लेना, फ्रॉम विच सोर्स अलेक्जेंडर पॉप टेक दिस हेल्प। एंड नंबर 7, क्रिटिकली कमेंट ऑन पॉप्स डिस्क्रिप्शन ऑफ बेलिंडा's टॉयलेट। पॉप के डिस्क्रिप्शन में आपको बताना होगी बेलिंडा की टॉयलेट को किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किए। एक और क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आर द सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट। घुमा के पूछा है सिर्फ। मॉक हीरोइक पोएम एंड हीरोइक कॉमिकल पोएम, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछी गई है। नाउ our last poetry of this paper is The Lamb and the Tiger, written by William Blake in the volume of Song of Innocence and the Song of Experience.
सो प्लीज हैव लुक इन दिस एंड एक ही आंसर आपको इसमें प्रिपेयर करनी है, एक लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर लेना जिसमें लैम, टाइगर, ह्यूमन सोल, इविल, गुडनेस को आप दिखा रहे हो। मैं बता देती हूँ कौन सा आंसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 6 नंबर प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपका ऑलमोस्ट मानो सब हो जाएगा। 6 और 5, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं न कहीं आपको यही लिखना ही होता है या दिखाना होता है। जैसे 1 नंबर में सिर्फ़ आपको लैम्प के बारे में बताना है। 2nd नंबर क्वेश्चन में सिर्फ़ आपको टाइगर के बारे में बताना है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखो आपको लैम्प और टाइगर दोनों के बारे में बताना है। 4th नंबर क्वेश्चन भी लैम्प एंड टाइगर है, 5th भी लैम्प एंड टाइगर है एंड 6th भी लैम्प एंड टाइगर है। कॉन्ट्ररी व्यूज़ ऑफ एक्जिस्टेंस एंड द कॉन्ट्ररी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, तो सेम ही पूछा है। कहाँ कोई डिफरेंस आपको दिख रही है? कोई डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रही है? नहीं, नहीं डिफरेंस दिख रही है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस पूछे हैं आपको एग्जाम्स में। So these are the short questions related with Sonnet 75. To his choir ministers, the tiger, the lamb, paradise lost, and the rape of the lock. You can just go over through. If you want me to check your answers, you can give me your written answers, but it will cost just 59 rupees. And if you want a PDF of these all question answers, then it will cost you 149 per PDF. Per paper, okay? Not per PDF, per paper. Now we are going to our last topic, that is GSC 8 for the major English major who are having their English major. To examine to what extent Macbeth's actions are motivated by the supernatural elements. A Macbeth, famous writing tragedy written by William Shakespeare during the 16th century and the Elizabethan era. आप कह सकते हो मैकबेथ जब लिखी गई थी तब जैकोबियन एरा शुरू हो गई थी ऑलमोस्ट। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप वॉकिंग सीन इन मैकबेथ। स्लीप वॉकिंग सीन आपको बतानी होगी मैकबेथ में। अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ बैंक्वेट सीन इन मैकबेथ। बैंक्वेट सीन बताओ किस तरह से मैकबेथ ने यूज की है। शो हाउ इट थ्रोज लाइट ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ और मैकबेथ की कैरेक्टराइजेशन दिखाओ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्वेट सीन आपको पता चल गई यहाँ से। मैकबेथ इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ टायरेंट इनटू अ ट्रेजिक हीरो। एक गद्दार से वो ट्रेजिक हीरो में कैसे एंड होता है। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉटर सीन इन मैकबेथ। पॉटर सीन की इंपॉर्टेंस क्या है। किस तरह से बैंको और मैकबेथ ने वीचेस की प्रोफेसी के ऊपर अपने रिस्पॉन्स दिए हैं। एनालाइज शेक्सपियर्स ट्रीटमेंट ऑफ सुपरनैचुरल मैकबेथ। एक है सुपरनैचुरल मैकबेथ जिसे हम कह सकते हैं डिस्कस द रोल ऑफ सुपरनैचुरल। ठीक है, इसमें सब कुछ आ जाएगा, जितने भी सुपरनैचुरल चीजें आपको पढ़े हो वो सब आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको और ये क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे है नंबर 1, पर अगर आपसे वो ये क्वेश्चन पूछे ना, डिस्कस, जो नंबर 9 होना चाहिए था, डिस्कस द रोल प्ले बाय द विचेस या डिस्कस द रोल ऑफ विचेस। बस आपको विचेस की रोल बतानी होगी और कुछ यहाँ पे नहीं बताना। वो किन्होंने किस तरह से उन्होंने प्रोवोक किए, वो किस तरह से डुअल मीनिंग पे बात करते थे। क्रिटिकली कमेंट ऑन द रोल ऑफ मैकडफ्स मैकबेथ। नाउ द वे ऑफ द वर्ल्ड written in a restoration period by William Congreve. So comment on the character analysis of Lady Westford in the play. Comment on the character analysis of Mirabelle in the play The Way of the World. Discuss the play The Way of the World is a social satire. Critically comment that the play The Way of the World is a restoration comedy. ये एक restoration comedy है कि नहीं, ये restoration play है कि नहीं, या theme of the play, तीनों क्वेश्चन सेम ही है ऑलमोस्ट। आप घुमा के आपको तीनों ही में तीनों को एक संग ही लिखना होगा। सोशल सटायर किस तरह से यहाँ पे विलियम कॉन्क्रीव ने इसे दिखाया है। उसके बाद है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले। प्ले की टाइटल की इंपॉर्टेंस बताइए। सेकंड में आपको बताना है ब्रीफली एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ जैक वॉर्दिंग एंड हिज रोल इन द प्ले। जैक वॉर्दिंग की रोल क्या है, किस तरह से उन्होंने प्ले किए है डबल रोल, वो आपको बताना है। एल्यूसिडेट द मेजर थीम्स। डबल रोल मतलब वहां पे है ना, स्टोरी पे आपको थोड़ा पता चलेगा कि डबल रोल कैसे है एंड वो उसकी खुलासा कैसे होती है। एल्यूसिडेट द मेजर थीम्स एक्सप्लोर इन द प्ले, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट।
4. Critically analyze Wilde's use of wit and satire in the play. Number 5. Explain how marriage is portrayed in the play. ये एक विक्टोरियन सोशल नॉर्म्स को कैसे दिखाई है और यहाँ की हिपोक्रेसीज जो यूज की गई है. Discuss the role of female characters in the play, the importance of being honest. And number 8, critically evaluate the setting and social context influence in the play's narrative humor. Now, the last topic of this paper and of your semester English major is that look back in anger. So now you have to critically analyze the significance of the title, The Look Back in Anger, which is written by John Osborne. Explain the meaning of the title, Look Back in Anger. देखो फिर से same question है. Discuss the theme of the play, Look Back in Anger. Describe Osborne's writing style. How does the play portray class conflict? Critically analyze the role of Alison Potter and her relationship with Jimmy. Comment on the character of Alison in the play Look Back in Anger. Briefly explain how Look Back in Anger challenged traditional gender roles. किस तरह से यहाँ पे traditional gender roles को दिखाई गई है एलिसन पॉटर की और जिमी की रिलेशन. ठीक है, तो ये है आपकी लुक बैक इन एंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस. ये थे आपके बीए इंग्लिश मेजर के. अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाबू, वो है आप लोगों के इंग्लिश माइनर. अब इंग्लिश माइनर में मान लो जिसके पेपर्स इंग्लिश के सीसी में आते हैं, ठीक है, थर्ड ईयर पेपर है पर आपका पेपर सीसी में आता है. CC1 और CC2 होगा. अगर आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड में आती है तो आपका पेपर आपके दो पेपर होंगे, CC1 एंड CC2. ठीक है. अगर आपका पेपर माइनर में आता है, M1 में आता है, आई मीन M2 में आती है, ये तो आपका फोर्थ सेमेस्टर है. अगर आपका पेपर M2 में आ रही है तो उसका भी मैं लास्ट में बताई हूँ, पर पहले उसके पहले मैं यहाँ पे CC1 के बारे में और CC2 के बारे में बता दे रही हूँ. तो अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट 3 ईयर पेपर के हैं और आपका CC1 आपका पेपर 1 या 2 में सीसीज में आते हैं तो आपके लिए ये पेपर पैटर्न रहने वाला है, जिसमें आपको आफ्टर एप्पल पिकिंग के बारे में, पोइट्री आपकी आफ्टर एप्पल पिकिंग, मैंने सिलेबस पूरा अपने अ, एक और वीडियो यूट्यूब वीडियो में बता दी है जिसमें आप देख सकते हो, वहाँ पे पूरी की पूरी पोइट चीज़ें बताई हुई है. आफ्टर एप्पल पिकिंग के appreciation, write a critical appreciation of the poetry after apple picking. Comment on the major themes in the poetry after apple picking. Comment on Whitman's use of symbol in O Captain, My Captain. तो आपके यहाँ पे 3 पोइट्री है, सॉरी 4 पोइट्री है, जिसमें से मैं कहूंगी क्योंकि पोइट्री से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना हो सकता है. ठीक है, क्योंकि पोइट्री एक है, शॉर्ट स्टोरी है, नोवेल है, ड्रामा है. हाँ, आपको हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस करने होंगे. तो मैं कहूंगी 2 पोएट्री बहुत अच्छे से कर लेना. आफ्टर एप्पल पिकिंग कर लेना, ओ कैप्टन माय कैप्टन कर लेना, टाइम मिला तो हार्लेम कर लेना, डैडी आप छोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो. तो यहाँ पे कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सिल्वियास प्लाथ्स डैडी. ये एक फेमिनिस्ट पोइट है, कन्फेशनल पोइट्री है कि नहीं, ये भी आप कह सकते हो. ठीक है, तो सारी पोइट्री की क्रिटिकल एप्रिसिएशन आप लोग कर लेना, टाइटल ऑफ द सिग्निफिकेंस कर लेना, क्योंकि ये दो ऐसी चीज है ना, अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो आप कोई भी आंसर्स में से यूज कर सकते हो. फिर है आपके शॉर्ट स्टोरी, जिसमें एग्जामिन द रोल ऑफ ड्यूपिन इन पोज स्टोरी द पोर्लॉइन लेटर, जिसमें पोर्लॉइन लेटर के बारे में आपको बताना है. ये भी एक डिटेक्टिव स्टोरी है आपकी, जिसमें आपको ये बताना है एडगर एलन पो ने किस तरह से नैरेटिव स्टाइल को यूज किए हैं. हाउ सक्सेसफुली डू यू थिंक पो इज इन क्रिएटिंग द कैरेक्टर ऑफ एन आइकॉनिक डिटेक्टिव इन द पोर्लॉइन लेटर? सपोर्ट योर आंसर. डू यू कंसिडर द पर्लोइन लेटर एज अ डिटेक्टिव नोवेल? गिव रीजंस. अगर आपको लगती है कि एक डिटेक्टिव नोवेल है तो बताइए. क्रिटिकली एग्जामिन फॉकनर्स नैरेटिव टेक्निक एज रिवील इन हिज स्टोरी ड्राई सितंबर. ड्राई सितंबर में उन्होंने किस तरह से नैरेटिव को दिखाई है वो बताइए. तो ये दोनों स्टोरी में से कोई एक स्टोरी आप अच्छे से कर लोगे तो एनफ है. Bring out the appropriateness of the title of Faulkner's Dry September. Comment on the theme of racial discrimination in Dry September. Discuss the theme of polarization and the community unrest in William Faulkner's Dry September. तो आप दो में से कोई एक स्टोरी अच्छे से कर लेना, आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. नोवेल में आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, बिकॉज नोवेल थोड़ा बड़ा होता है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे डिफरेंटली पूछे जाते हैं. जैसे एक है सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल मैनोलिन जो प्ले करता है. और मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, आप उसे बर्बाद कर सकते हो पर आप उसे हरा नहीं सकते हो. ये बहुत अच्छी कोटेशन है द ओल्ड मैन एंड द सी से.
तीसरा क्वेश्चन है हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी इज एन एलिगरी ऑफ मैन्स लाइफ ऑन अर्थ एल्यूसिडेट। किस तरह से उन्होंने ओल्ड मैन और सी को दिखाई है वो आपको बताना है। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। नोवेल के टाइटल के बारे में बताओ। एग्जामिन द रिलेशनशिप शेयर्ड बाय सेंटियागो एंड मैनोलिन। सेंटियागो और मैनोलिन की जो रिलेशन है ना वो आपको यहाँ बताने के लिए बोला जा रहा है। द ओल्ड मैन एंड द सी इज अबाउट man's archetypal battle with the forces of nature discussed. Comment on Hemingway's handling of symbols in the novel The Old Man and the Sea. Now the drama. Assess Willy Loman as a tragic figure in Miller's Death of Salesman. मिलर के ये यहाँ पे आर्थर मिलर की बहुत बड़ी राइटिंग है, ये बहुत अच्छी राइटिंग है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो एक ट्रेजेडी भी है। तो यहाँ पे विली लोमैन एक ट्रेजिक फिगर है, वो आपको बताना है। विली लोमैन मिलर्स की ये जो स्टोरी है, एक अमेरिकन ड्रीम में कैसे दिखाई है डेथ ऑफ सेल्समैन को, वो आपको बताना होगा। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ लिंडा लोमैन, जो विली लोमैन की वाइफ है, उसके बारे में बताना है। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ लिंडा लोमैन इन मिलर्स डेथ ऑफ सेल्समैन। Analyze Miller's dramatic technique in Death of Salesman. Comment on the Miller's use of memory as a motive in Death of Salesman. Comment on the American Dream depict in Death of Salesman. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे। अगर आपको कोई भी पेपर के रिलेटेड आपको अगर माइनर में CC1 या CC2 कोई भी पेपर से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स चार्जेबल है। 149 रुपीज आपको लगेंगे और आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। उसमें सब कुछ आपको A to Z मिल जाएगा। And now is आपका ये CC2 है, ठीक है? ये आपके दूसरे पेपर है। देखो कोई-कोई इसको CC4 और 5 भी कहते हैं। तो ये आपके मैं इसलिए 2 लिखी हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है? तो ये आप CC4, 5 भी बोल सकते हो क्योंकि आप इंग्लिश में हैं तो आप बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं CC1, CC2। तो ये आपका जो पेपर्स आप फर्स्ट में से पढ़ के आ रहे हैं तो इसलिए ये CC4 और CC5 में आके खड़ा होता है। अगर अभी की सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके CC4 और CC5 पेपर के ऊपर लिखा हुआ आएगा। नाउ एक पेपर आपकी सिर्फ पोइट्री रहने वाली है। वहाँ पे आपको हर एक पोइट्री करने होंगे और आपकी कुछ जो भी आपके पोइट्रीज है वो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। करीबन मैंने आपके 34 क्वेश्चंस इसमें रेडी किए हैं। तो हर क्वेश्चन से पकड़ के चलो आपको 2 क्वेश्चंस में से आपको कोई एक क्वेश्चंस करने होंगे। या वह इस तरह से वो पैटर्न सेट कर सकते हैं या आपको कोई 4 क्वेश्चंस को दे दे, उस तरह से भी आपको वो पैटर्न सेट कर सकते हैं। तो पहला जो है वो सोनेट 18 से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जैसे थीम ऑफ इमॉर्टलिटी, यूज़ ऑफ नेचुरल इमेजरी, किस तरह से लगता है वो आइडलाइज़ करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएट्री। तो ये आपकी एक पोएट्री हो गई सोनेट 18। दूसरी आपकी जो पोएट्री है वो देखो द ब्लेक द लैम्ब है। तो यहाँ पे द लैम्ब से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ डज ब्लेक पोर्ट्रे इनोसेंस एंड डिविनिटी इन द लैम्ब। एग्जामिन द सिंबोलिज्म ऑफ द लैम्ब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लेक्स क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म। डिस्कस द लैम्ब। तो ये भी आप देखोगे 3-4 क्वेश्चंस जो है वो लैम्ब से है। आपका ये सेकंड टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है आपका वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ मेमोरी। हर पोएट्री की क्रिटिकल एप्रिसिएशन याद से लिखना, यूज ऑफ सिंबल्स लिखना एंड द मेजर थीम्स और एंड द मोटिव्स। इस 3 क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। चाहे क्वेश्चंस कितने भी अच्छे बना कर दे पर ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डैफोडिल एक रोमांटिक पोएट्री है कि नहीं ये आपको बतानी है। एग्जामिन द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशंस इन द इफेक्ट ऑफ ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। डिस्कस द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ नेचर एज प्रेजेंटेड इन डैफोडिल्स। तो ये आपके तीसरा टॉपिक हो गया। फोर्थ टॉपिक जो सेली की पोइट्री है वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफेन। ये एक पोइट्री है जिसमें स्पिरिचुअल लव और फिजिकल डिजायर को दिखाई गई है। रिविल द प्योरिटी ऑफ लव को दिखाई जा रही है किस तरह से उन्हें वर्ल्डली लव को रिजेक्ट किया एंड द प्लेटोनिक आइडिया को अपनाया है। शैली की फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव को किस तरह से इस पोएम में दर्शाई गई और क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ये आपकी फोर्थ पोएम है।
फिफ्थ नंबर पोएम में अगर आप देखोगे तो जॉन कीट्स की ब्राइट स्टार डिस्कस द थीम ऑफ इटर्नल लव इन किड्स ब्राइट स्टार। तो ये आपकी फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें ब्राइट स्टार के बारे में पूछे गए। किड्स की पोइट्री ब्राइट स्टार में आइडिया ऑफ कंसिस्टेंसी को कैसे दिखाई गई है। क्रिटिकली इवैल्यूएट द टेंशन बिटवीन द इमॉर्टलिटी एंड द ह्यूमन डिजायर इन द ब्राइट स्टार। How does Bright Star reflects kids' longing for permanence in a transient world? Write the critically appreciation of the poetry Bright Star. Do you consider Bright Star as a romantic poetry? Then give your reasons. क्या आपको लगती है ब्राइट स्टार एक रोमांटिक पोइट्री है कि नहीं? Critically analyze the theme of love and the power in Porphyrius lover. तो ये यहाँ पे देखो ये जो जॉन किड की पोइट्री थी ये फिफ्थ नंबर पोइट्री थी। पॉरीफेरस लवर ये आपकी सिक्स नंबर टॉपिक है। ठीक है। एंड सेवेंथ नंबर में आपके डब्ल्यू बी यीट्स की बहुत फेमस राइटिंग है द वाइल्ड सन्स एट कूली डिस्कस द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ स्वान। किस तरह से स्वान की सिग्निफिकेंस है ये मेटाफर यूज की गई है। क्रिटिकली एग्जामिन द टोन एंड द एवोल्यूशन इन इट्स पोएम द वाइल्ड सन्स एट कूली। तो ये क्वेश्चंस आपके 7 नंबर पोइट्री। तो इसलिए मैं कहूंगी आप कोशिश करना कोई भी 4 से 5 क्वेश्चंस अच्छे से 4 से 5 पोइट्री अच्छे से करके रखो चाहे कुछ भी आपसे वो पूछे आप आंसर्स लिख पाओ। अब जिसकी पेपर माइनर में है जो सीसीज में नहीं आती पर आपके पेपर एम में आती है M1 या M2 में आपकी आती है उनके लिए पेपर में सजेशन पेपर ये रहा। उनका है सेक्शन उनका जो पेपर डिवाइड है वो दो हिस्सों में बांटा गया है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में पूरा आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रहेगा जो एलिजाबेथन प्रोज टू आपके मॉडर्न प्रोज तक रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देखो आपको मैं कहूंगी कि आप दो टॉपिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। वो है एक रेस्टोरेशन पीरियड अच्छे से कर लीजिएगा। उसके साथ आप रेस्टोरेशन पीरियड कर लेंगे साथ में आप रोमांटिक कर लीजिएगा एंड विक्टोरियन कर लीजिएगा। अगर आप ये 3 टॉपिक को कर लिए, अगर आपके पास टाइम बचा तो मॉडर्न करना, अदरवाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 4 टॉपिक ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस 17 टॉपिक में से अगर आप ये 4 कर लो तो बहुत है। राइट एन एसे ऑन एलिजाबेथन प्रोज विद स्पेशल रेफरेंस टू एनी वन राइटर। या डेवलपमेंट बताओ इंग्लिश प्रोज कैसे हुई है एलिजाबेथन एज में। ऑगस्टन सटायर के बारे में बताओ। पीरियोडिकल एसेस किसे कहते हैं। रोमांटिक एज की जो अचीवमेंट है वो बताओ। या राइज ऑफ नोवेल के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेस्टोरेशन पीरियड में डिस्कस अबाउट द राइज ऑफ नोवेल। ये हुआ था 18th सेंचुरी। राइज ऑफ नोवेल इन 18th सेंचुरी। ये क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं। राइट एन essay on the achievements of the romantic age in prose fiction. Write an essay on the achievement of the romantic non-fiction writers. Give an account of Victorian prose non-fiction with particular reference to any two authors. कोई भी दो authors के बारे में आपको describe करना पड़ सकता है। Critically assess the contribution of any two female novelists of the Victorian age. दो female novelist के बारे में आपको बताना है विक्टोरियन एज से। दो मेल नोवेलिस्ट के बारे में बताना होगा आपको विक्टोरियन एज के। Growth and development of the 19th century prose. What are the distinctive features of the English essay of the Romantic age? Answer any two essay of this age. Growth and development in the 20th century. 20th century किस तरह से डेवलप की है राइटिंग स्टाइल में प्रोज के दुनिया में ये आपको बताना होगा। वर्जीनिया वुल्फ की कंट्रीब्यूशन आपको बतानी पड़ सकती है। जोसेफ कॉनरेड की कंट्रीब्यूशन और आपको अटेम्प्ट एंड एस्टिमेट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इनका मेन हथियार था। तो ये आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है जिसमें से आपको कोई भी 4 करने हैं। आपको कोई 3 दिए जाएंगे आपको कोई भी एक लॉन्ग करना होगा। ठीक है और शॉर्ट्स में भी आपको दिए जाएंगे कोई भी 3 आपको उसमें से कोई एक करना होगा। तो ये है आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी जो आपकी है वो आपकी स्टोरीज नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज के सबसे रिलेटेड है। जैसे 4 आपके कहानी दिए गए हैं। एक है ऑफ स्टडी, एक है शूटिंग एन एलिफेंट, एक है अरेबी और जो लास्ट है वो है टेम्परेरी मैटर जिसमें से आपको कोई 3 करने होंगे एग्जाम में 15 मार्क्स के ईच रहने वाले। तो मैं कहूंगी आप ऑफ स्टडीज कर लेना, शूटिंग एन एलिफेंट कर लेना, अरेबी कर लेना और ड्रीम चिल्ड्रन कर लेना। ये 4 आप कर लेना। आप टेम्परेरी मैटर छोड़ सकते हो। तो 4 आपको आपको हर एक टॉपिक से मतलब आपको मिलेंगे तो 5 ही क्वेश्चंस
लेकिन आपको कोई भी 3 ही करना है। तो इसीलिए ऑफ स्टडी, शूटिंग एन एलिफेंट, अरेबी, ड्रीम चिल्ड्रन, ये करने के बाद आपके पास टाइम मिले, तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेना। टेम्परेरी मैटर हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है। कमेंट ऑन बेकन स्टाइल बताइए, थीम और मोटिव बताइए ऑफ स्टडी की। शूटिंग एन एलिफेंट में एलिफेंट की क्या सिंबलाइजेशन है? जॉर्ज ऑरवेल की नैरेटिव टेक्निक किस तरह से उन्होंने यूज़ की? शूटिंग ऑफ एलिफेंट की जो एपिसोड है, वो कितना इम्पोर्टेंट है? इमेजरी, टोन और पर्सनल एक्सपीरियंस से ऑरवेल ने हमें क्या बताने की कोशिश की? अरेबी एक प्रोटोगोनिस्ट की कहानी है जहाँ पे एक एडोलेसेंस को दिखाई गई है, साइकोलॉजी को। कॉन्फ्लिक्ट इसमें क्या थी? एंड क्या होता है? टाइटल की इम्पोर्टेंस क्या है? ड्रीम चिल्ड्रन जो है, ये एक रेवरी है। क्यों इसे ड्रीम, इसमें दुख और दर्द को किस तरह से दिखाई गई है, ये आपको बताना होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर शॉर्ट। यहाँ पे आपके जितने भी है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। तो ये था बीए फोर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके रिवीजन स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम कम है या आपको चाहिए एक वेल प्रिपेयर्ड नोट्स, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। नोट्स अवेलेबल है 149 पर पेपर में, पीडीएफ फॉर्मेट, एग्जाम रेडी एंड इजी टू अंडरस्टैंड टाइप के नोट्स आपको मिल जाएंगे। कमेंट करके बताइए किस पेपर के नोट्स चाहिए, या डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाएं, ये ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी रीडिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।